हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लिया होगा। उसके अलावा मैं एक और बात आपको बोलना चाहता हूं कि हमने एक ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो भी लोग हमारी जो शेड्यूल्ड क्लासें आ रही है, समय समय पर प्रीमियर हो रही है, उनको प्रीमियर होते टाइम लाइव देखेंगे और उसके बाद अगर वो उसी लाइव सेशन में कमेंट करते हैं कि हम या अपना नाम भी लिख देते हैं कि मैं फला इंसान हूँ और मैं क्लास देख रहा हूँ, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कितने लोग हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं। अब वो लाइव क्लास देखने वाले विद्यार्थियों के लिए ही हमने वो ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा? कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो तो शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो क्लास आपने लाइव देखी है उसके नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स, फैकल्टी के खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स आपको उसी पर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसका मेन उद्देश्य यही है। तो जो भी विद्यार्थी चाहता है कि मैं लाइव क्लास भी लूँ और मुझे उसी क्लास के नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाए, ताकि कोई ऐसी एक्स्ट्रा बात जो टीचर ने लिखी और क्लास में मिस हो गई हो वो भी मुझे पढ़ने को मिल जाए, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लें। डेली करंट अफेयर्स आते हैं, साइंस के वन लाइनर आते हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बहुत सारा हम शेयर करते हैं उस पर। उसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसको आप फॉलो कर लें। उस पर भी हम समय समय पर रील्स, जो ऐसी की जैसे हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट किया था उसी टाइप की कुछ रील्स जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी, उसको बढ़ाएगी, वो सब भी हम शेयर करेंगे। कल हमने क्या देखा था? राज्य का जो विधानमंडल है उसका गठन देखा था शुरुआत में। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक था राज्य विधान परिषद की संरचना और उसका कार्यकाल। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल में राज्य की विधानसभा क्या देखेंगे? राज्य की विधानसभा देखेंगे। और विधानसभा में सबसे पहले हम देखेंगे विधानसभा का गठन। क्या देखेंगे? विधानसभा का गठन। अब सर गठन तो आपने कल ही बता दिया था, तो कल से मुझे याद आया कि कल वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी एकदम दिमाग में आ जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा कि हमने कल पढ़ा क्या था। सबसे पहले बात करूँ तो क्लास स्टार्ट हुई थी कि भाग 6 जो है सर उसका नाम है राज्य, और उसमें आपने चैप्टर 1 एंड 2 तो करवा दिया। उसका नाम था राज्यपाल, ठीक है, ये तो करवा दिया था। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3। कौन सा चैप्टर? 3, जिसका नाम क्या है? राज्य का विधानमंडल। क्या नाम है उसका? राज्य का विधानमंडल। क्या नाम है उसका? राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, ठीक है, ये हमने कल शुरुआत किया था। और विधानमंडल में ये जो राज्य का विधानमंडल है, ये जो चैप्टर 3 है, ये चलता है अनुच्छेद 168 से 212। क्या मैं सही हूँ? कमेंट करें अगर कुछ मिस्टेक हो तो। बिल्कुल सही बात है, 168 से 212 तक ये अनुच्छेद चलता है। और अनुच्छेद जो 168 है वो क्या कहता है? विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का मतलब दोनों सदन हो गए, यानी विधान परिषद हो या विधानसभा हो, उन दोनों का ही गठन, ठीक है। राज्यों में विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 168 ये बात कहता है। इसमें 2 क्लोज थे। पहला कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, दूसरा क्लोज था कि उनका नाम क्या होगा? विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को अपन ने कल कवर कर लिया था। उसके बाद आता है विधान परिषद की संरचना। क्या आती है? विधान परिषद की संरचना ये आती है अनुच्छेद 169 में, और इसका अपन ने क्लोज 1 आराम से पढ़ा था। और संरचना में हमने पूरी डिटेल से उसको कवर किया था। किसको? राज्य की विधान परिषद को। उसके बाद हम सीधे ही चले गए थे अनुच्छेद 171 में। एक विधान परिषद, ठीक है, अनुच्छेद 171 हमने देखा था। एक सेकंड होल्ड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बीच में एक व्यवधान आ रहा था तो व्यवधान को समाप्त कर दिया। तो अनुच्छेद 168 में हमने देखा विधानमंडल का गठन। गठन में दो क्लोज हमने पढ़े कि एक तो प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, दूसरा उनका नाम क्या होगा, विधान परिषद यानी एमएलसी और एमएलए, सॉरी एलसी और एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। फिर हमने पढ़ा 169 अनुच्छेद 169। ये क्या कहता है, इसमें एक ही क्लोज था। ये कहता है कि विधान परिषदों का जो विधान परिषद है इनका उत्साधन व सृजन, ठीक है, उत्साधन व सृजन, ये हमने इसमें पढ़ा था। और ये कैसे होगा, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से आपको एक विधानसभा को एक संकल्प पारित करके संसद को भेजना होगा। संसद चाहे तो विधि द्वारा विधान परिषद का उपबंध कर सकती है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 171 में टोटल कितने क्लोज हैं, 5 क्लोज हैं, 1 2 3 4 और 5 क्लोज। ये 5 क्लोज किसका उल्लेख करते हैं, क्या प्रावधान करते हैं, विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना का, ठीक है। कल परिषद ही पढ़ा था अपन ने, तो परिषद की संरचना का जो जिक्र है, उसकी संरचना कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे, इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 171। क्लोज 1 क्या कहता है, क्लोज 1 ये कहता है कि जितनी विधानसभा है उसका जो 1/3 है उससे अधिक नहीं होना चाहिए सदस्य संख्या विधान परिषद की, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लोज 2 कहता है कि जो ये संरचना है, इस संरचना की जो रीति है, इस रीति की बात किस में है, विधानसभा की संरचना की रीति की बात ये 2 में है। और इसमें बात क्या लिखी गई है कि ये जो रीति है इसका प्रावधान उपखंड 3 करेगा। मतलब जो उपखंड 3 की बात है प्रावधान करने की, वो तो इसमें है, और जो प्रावधान है वास्तव में जो रीति है, जो सिस्टम है, वो किस में है, अनुच्छेद उपखंड 3 में। और उपखंड 3 में टोटल कितने, इस खंड में कितने उपखंड है, 3। ये सेक्शन है 171 का, और उसके सब सेक्शन है के, खे, गे। ये तीनों तो निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित, ठीक है। उसके अलावा गे गढ़ी वाला, ये विधानसभा सदस्य चुनेंगे। कौन चुनेंगे, विधानसभा सदस्य, ठीक है। और अंतिम जो बचता है डे, क्या बचता है, डे, ये होंगे नॉमिनेट। कौन करेगा नॉमिनेट, राज्यपाल, नॉमिनेट। ठीक है, ये करेंगे। अब ये कितने कितने हैं, 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, 1/6। राज्यपाल कितनों को नॉमिनेट करेगा, 1/6 को। और ये विधानसभा सदस्य कितनों को चुनेंगे, 1/3 सदस्यों को। उसके अलावा ये 3 जो है क, ख, ग उपखंड, ये होंगे निर्वाचित के स्थानीय निकायों से। ये होंगे कम से कम राज्य के 3 वर्ष पूर्व के स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा। और गे वाले जो हैं वो होंगे राज्य के कम से कम 3 वर्ष पूर्व के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। कितने, 1/3, 1/12, 1/12, 1/3 नॉमिनेट होंगे, 1/6। और ये जो निर्वाचन है, इन निर्वाचित होने वाले सदस्यों का जो प्रावधान है, ये जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं ना, इनका जिक्र खंड 4 में किया गया। खंड 4 क्या कहता है, खंड 4 ये कहता है कि भाई साहब ये जो निर्वाचित होंगे ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसमें गुप्त मतदान जब पड़ेगा तब ही जाके ये तीनों जो निर्वाचित होंगे ये प्रोसेस पूरी होगी। मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होनी चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए, और निर्वाचन का जो प्रोसेस है वो या तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, ठीक है। इस प्रकार से ये 1/3, 1/12, 1/12 सदस्य चुने जाएंगे जो स्थानीय निकायों, छात्रों और शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। सर फिर ये 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि भाई साहब जो राज्यपाल जिन सदस्यों को नॉमिनेट करेगा 1/6 को, ये होंगे कहाँ से, इनका क्षेत्र क्या होगा, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो 5 में कार्य क्षेत्र लिखा गया है, क्या क्या, साहित्य विज्ञान कला, समाज सेवा,
सहकारी आंदोलन का अनुभव व व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले। फिर से बोल रहा हूँ, क्रम ध्यान रख लेना, क्रम नहीं पता तो एग्ज़ाम में आप गच्चा खा जाओगे। साहित्य विज्ञान कला, साहित्य विज्ञान कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन फिर समाज सेवा, ठीक है। साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा में अनुभव व व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। फिर अपन ने देखा था विधान परिषद का कार्यकाल, वो किस अनुच्छेद में आया था? कार्यकाल अनुच्छेद 172 का क्लोज 2। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? कार्यकाल। और कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का मतलब यहाँ पर इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में नए चुने जाएंगे। हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य नए चुने जाएंगे। और उसका प्रोसेस मैंने कल आपको आराम से समझाया था। ये सारी चीज़ें अपन ने कल देखी थी कि नहीं देखी थी? अभी हो गया रिवाइज, सब कुछ आपको याद हो गया। उसके अलावा मैंने विधान परिषद की उपयोगिता के कुछ 4-5 बिंदु भी बताए, हालांकि वो इतने ज़रूरी नहीं थे, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अपन को मिल रहा है तो उसमें उसको गेन करने में क्या ही हर्ज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कल देख ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्य विधानसभा का गठन हमने देख लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था ना, ये देखो यहाँ पर सर आपने ये जैसे मिस करवा दिया। मैंने क्या मिस करवाया? अनुच्छेद 170 है। तो ये अब इनका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधानसभा की संरचना। क्या देखेंगे? विधानसभा की संरचना। चलिए, तो अब हम देखेंगे विधानसभा की संरचना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विधानसभाओं की संरचना। क्या देखेंगे? विधानसभाओं की संरचना। सर ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 69 के बाद में मैंने सीधा 71 करवा दिया था। ये बात लिखी गई है अपने अनुच्छेद 170 में। विधानसभाओं की संरचना का मतलब सभी राज्यों के विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में। और ये बात क्लोज 1 में विस्तार पूर्वक लिखी गई है। क्लोज 1 कहता है कि अनुच्छेद 333, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 333 के होते हुए भी, अनुच्छेद 333 के होते हुए भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा। क्या चुना जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा, ठीक है। क्या है भाई? अनुच्छेद 170 ये कहता है कि विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी। अब संरचना में सबसे पहले जो क्लोज 1 ये कहता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के होते हुए भी, अनुच्छेद 333 जो है वो मैंने आपको राज्यपाल में पढ़ाया था। ये एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की शक्ति देता है, किसको? राज्यपाल महोदय को, ठीक है। तो विधायी शक्तियों में ये अपन ने देखा था। नॉमिनेशन की बात इसमें है। ये प्रावधान 104वां संविधान संशोधन हुआ था अभी
तो उसमें ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। राज्य के विधानसभा सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, अब ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है ये तो अभी समझेंगे अपन, कि जो जनसंख्या है उसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाएगा। और सर कितने चुने जाएंगे, जब वहाँ पर 1/3 से अधिक नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते, तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं, तो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 500, क्या लिखा हुआ है 500, यानी मैक्सिमम 500। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम कितनी हो सकती है 60। ठीक है। अधिकतम संख्या कितनी होगी 500 और मिनिमम कितनी होगी 60। ठीक है। ये बात अपने लिखी गई है विधान, इस अनुच्छेद में क्लोज 1 में ये पूरी बात डिटेल से लिखी गई है कि अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500, न्यूनतम सदस्य संख्या 60। ठीक है। किसी भी दशा में 60 से कम नहीं होगी। ये अपने कहता है अनुच्छेद 170 का क्लोज 1। तो अब आपको विधानसभा की संरचना समझ में आ गई होगी। अब अपन देख लेते हैं विधानसभा का कार्यकाल। ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो अब विधानसभा का कार्यकाल क्या, विधानसभाओं का कार्यकाल, विधानसभाओं का कार्यकाल जो है इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान है तो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। तो विधानसभाओं का कार्यकाल है, यह बात अनुच्छेद 100 विधानसभाओं का कार्यकाल अनुच्छेद 172 का क्लोज 1। याद आया कुछ, कल अपन ने विधान परिषदों का कार्यकाल या अवधि देखी थी, वो अनुच्छेद 172 के क्लोज 2 में था। आज विधानसभाओं का कार्यकाल यानी विधान परिषद 172 क्लोज 2, विधानसभा 172 क्लोज 1 में। ठीक है। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब सर इसका कार्यकाल कितना होगा, देखो सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। सर ये 5 वर्ष कब से होंगे, जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन की जो नियत तारीख है उससे लेकर अंतिम सत्र तक के बीच का जो समय है ये क्या होगा, ये होगा अपने विधानसभाओं का कार्यकाल होगा। अब देखो इनके बीच का जो समय है वो कितना होना चाहिए 5 वर्ष। और जैसे ही 5 वर्ष बीता इसका मतलब क्या है कि अब विधानसभा विघटित होगी। अब मैंने सामान्यतः क्यों लिखा है, इसकी 2 वजह। देखो 352 आपने पढ़ा होगा या आपको पता तो जरूर है, नहीं भी पढ़ा होगा तो 356, ये जो इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन वाली स्थिति है उसमें ये कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है। या फिर मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे राज्यपाल से, तो भी ये जो अवधि है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ तक आप इसको लिखिए आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए आपने लिख लिया होगा, अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है। विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं का कार्यकाल हो गया है। अब मैं आपको 1-2 टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली है वो समझाना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ समझने के लिए। तो आप उसको ध्यान से समझना और हो सके तो मेरे साथ साथ ही उन सब चीज़ों को आप लिख लेना। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम, अभी आपने एक बार अनुच्छेद 333 का कुछ पढ़ा था। ठीक है। अनुच्छेद 333 के बारे में पढ़ा कि उसके उपबंधों के अधीन आपको विधानसभाओं की संरचना करनी पड़ेगी। तो ये जो स्थानों का आरक्षण है अनुच्छेद 333 हो गया। और भी कोई अनुच्छेद है क्या जो विधानसभा में स्थानों को आरक्षित करते हैं? स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण का मतलब है अनुच्छेद 332 के अधीन, अनुच्छेद 332 के अधीन एससी व एसटी को
जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, यानी जितनी उनकी जनसंख्या है राज्य में उसी के अनुपात में उन्हें आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। ये बात स्थानों के आरक्षण का मतलब, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 क्या कहता है? एंग्लो इंडियन, कितना? एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। कौन? राज्यपाल। लेकिन 104वें संविधान के द्वारा इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। इसके बारे में आगे कोई उपबंध नहीं किया, तो इसकी अवधि समाप्त हो गई, तो ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये होता है स्थानों का आरक्षण। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, सर विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी सदस्य संख्या है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, चतुर्थ परिसीमन जो आयोग है, चतुर्थ परिसीमन आयोग, इसकी जो सिफारिश है, उसकी सिफारिशों के बाद 2008 में 4 दिसंबर 2008 में इसकी सिफारिशों के बाद 4 दिसंबर 2008 को दूसरे आम चुनाव हुए। सर 2008 में दूसरे आम चुनाव कैसे हो गए? नहीं, 2008 की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चतुर्थ परिसीमन, चौथा परिसीमन आयोग है, उसके बाद में दूसरे आम चुनाव, इसके बाद जैसे इसके बाद एक आम चुनाव हुआ, इसके बाद मतलब 2003 में, फिर उसके बाद 2008 में दूसरा आम चुनाव। तो चतुर्थ परिसीमन आयोग, चौथे परिसीमन आयोग के बाद में दूसरा आम चुनाव हुआ और इसकी सिफारिश से लागू ही इसके बाद में होने वाला दूसरा आम चुनाव। ठीक है, ये कब हुआ? 4 दिसंबर 2008 को, और इसकी सिफारिशें लागू ही तो इसके बाद जो परिसीमन हुआ, उस समय राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? कुल विधानसभा सीटें अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कितनी हैं? 200। और अब मैं बात करूं जनरल की, यानी कि सामान्य की, तो ये कितनी हैं? जनरल की पूछे तो कितनी हैं? कोई बताएगा? 141। और बाकी जो बची है वो क्या है? रिजर्व है। क्या है? रिजर्व है। सर कितनी रिजर्व है? बाकी आप ही लगा लो, 59। सर ये तो रिजर्व में कौन कौन रिजर्व हैं? तो इनके रिजर्वेशन की बात करूँ तो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। एससी और एसटी के लिए सर बताओ कितनी है? तो एससी की बात करूँ तो 34 रिजर्व है, एसटी की बात करूँ तो 25 रिजर्व है। सर क्या एससी एसटी का ये जो रिजर्वेशन है ये किस अनुपात में है? सर ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये जो है क्या बोलते हैं इसको, आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, जनरल की कितने, रिजर्वेशन की कितनी, रिजर्वेशन में एससी कैटेगरी कितनी है, एसटी की कितनी है, और ये व्यवस्था कब कैसे लागू हुई? तो ये परिणाम है दूसरे परिसीमन आयोग का। ठीक है, उसके अलावा सर स्थानों का आरक्षण क्या होता है कि उपबंध अनुच्छेद 333 की बात की, उसके अलावा स्थानों का आरक्षण की बात अनुच्छेद 332 में भी की गई है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अनुच्छेद 332 तो एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देता है, और देखो आरक्षण मिल भी गया सीटों का, कितनी की? 59 का। और ये एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने को राज्यपाल को शक्ति देता है। ये व्यवस्था तो 104वें संविधान संशोधन के तहत नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दी 2020 में, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर सही नहीं भी हूँ तो राज्यपाल की क्लासें देखें, मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा एकदम डिटेल से इस चीज़ को कराया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और राज्य के विधानसभा से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है? फटाफट आप इसको लिख लीजिए, अगले ही 1 मिनट में मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, लिखिए फटाफट। चलिए, लिखते जाइए और इनको रिवाइज करते जाइए। ठीक है,
अगली क्लास देखने से पहले एक बार आप खुद भी पीछे वाली क्लास का रिवीजन कर लिया करें। रिवीजन कर लेंगे तो अगली क्लास को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा से संबंधित अन्य प्रावधान। देखो, विधानसभा की संरचना हो गई, गठन भी हो गया, कार्यकाल भी हो गया। अब कुछ अन्य प्रावधान जो हमें पता होना चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की गुंजाइश हर बार रहती है। तो अन्य प्रावधानों में अपन ने अनुच्छेद क्या क्या पढ़ लिया है, 170, 171, 172, ये सब अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जो अनुच्छेद बताऊंगा वो है अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, 173। सर ये 173 क्या कहता है? ये कहता है कि जो अपने विधानसभा सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो सदस्य, उनकी योग्यताएं क्या क्या होगी, जिसे हम अहर्ताएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहर्ताएं भी कहते हैं। ये योग्यताओं की बात कौन करता है? अनुच्छेद 173। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा की नहीं, यहाँ पर लिखा गया है विधानमंडल। ठीक है, दोनों की योग्यताओं का जिक्र यहीं पर किया गया है। क्या? दोनों की, विधानमंडल का मतलब क्या है? राज्यपाल तो है ही है, उसके अलावा दो सदन कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। तो दोनों सदस्यों की योग्यताओं का जिक्र अनुच्छेद 173 में किया गया, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 173 विधानमंडल सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान करता है। अब सर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता ये है, हाँ ऐसे ही लिखी गई है, अब यहाँ पर कोई क्लोज का या सेक्शन का, सब सेक्शन का सिस्टम नहीं है, ऐसे की ऐसे ही लिखी गई है। पहली योग्यता है कि वह भारत का, कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल बात है, सभी को पता है। दूसरा, MLA बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए सर उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए। अब देखो, 25 वर्ष का युवा इंसान, नौकरी लगे ना लगे, लेकिन MLA जरूर बन सकता है। और ये दृश्य देखने को मिला जब अपने सचिन पायलट जी पहली बार आवेदन पत्र देने गए थे, तो उनके पीछे 1 लाख लोग खड़े हुए थे, उनके पीछे 1 लाख लोगों की भीड़ खड़ी हुई थी। दूसरी बात करें, यहाँ पर इसको आप A लिख लें और यहाँ पर इसको आप B लिख लें। सर अब MLC का भी बता दो। विधानमंडल में तो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद भी तो होती है। उसके सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। ठीक है, 30 वर्ष होगी। ये दो चीज़ें लिखी गई है। सर तीसरी योग्यता क्या है? तीसरी योग्यता ये है, जो भारत का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये सर कब बना? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना 1951 के प्रावधानों के अनुसार, उसकी कुछ अन्य योग्यताएं भी के अनुसार, अन्य योग्यताएं। अब ये अन्य योग्यताएं क्या है, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे ये 3 हैं, वैसे भी इसके अंदर 3 हैं। सबसे पहली अन्य योग्यता में क्या है? पहले तो वे MLA और MLC बनने के योग्य हो। क्या क्या? MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्य, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा विधान परिषद सदस्य बनने के योग्य हो।
के योग्य हो तथा राज्यपाल द्वारा अगर उसको नॉमिनेट किया जाए, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाए, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाए तो उस दशा में क्या होना चाहिए? वह राज्य का मूल निवासी। क्या होना चाहिए? राज्य का मूल निवासी। ठीक है सर, दूसरी योग्यता क्या है इसमें? आपने तो 3 बोला था, दूसरी बताओ। दूसरी ये कि जो व्यक्ति एमएलए बनेगा, कोई भी व्यक्ति जो है एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, राज्य में जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या होना चाहिए? वोटर होना चाहिए। नीचे दिख रहा है आपको, वोटर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? एमएलए बनने के लिए जिस क्षेत्र से वो एमएलए बन रहा है उसी क्षेत्र का अगर वो मतदाता नहीं है, वोटर नहीं है, तो वो किसी भी दशा में एमएलए नहीं बन सकता। मतलब मैं मेड़ता क्षेत्र का निवासी हूँ तो मैं मेड़ता का ही एमएलए बन सकता हूँ। आप डेगाना क्षेत्र के हैं तो आप डेगाना के ही बन सकते हैं। आप शाहपुरा के हैं तो आप शाहपुरा के ही बन सकते हैं। आप जालौर के हैं तो आप जालौर के ही बन सकते हैं। एमएलए की बात हो रही है, एमएलसी के संबंध में ये बात नहीं हो रही है। ठीक है, एमएलसी बनना है तो आपको राज्य का मूल निवासी होना ही होना चाहिए। ठीक है, 2 बातें होगी। तीसरी बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गे क्या है सर? जो SC ST तो उनको भी तो रिजर्वेशन मिला है। अपन अभी देखा था 34 और 25। SC कितने? 34। ST कितने? 25। टोटल कितने? 59। ठीक है, उनके संबंध में कुछ प्रावधान नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या प्रावधान है कि SC व ST क्षेत्र के संबंध में, SC व ST क्षेत्र के संबंध में SC ST व्यक्ति ही नामांकन कर सकता है। इसका मतलब समझे? टोटल जो 59 जो अपने आरक्षित क्षेत्र है, उन 59 आरक्षित क्षेत्रों में जिनके लिए वो आरक्षित हैं, वही व्यक्ति, उसी कैटेगरी का व्यक्ति नामांकन भर सकता है। मतलब उसी कैटेगरी का व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। ये प्रावधान किस में किया गया? जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 में। ठीक है, कब बना था? 1951 में बना था। कि मान लो कि जैसे मेड़ता क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र जो है अनुसूचित जाति का क्षेत्र रहता है, तो हमारे जो माननीय श्रीमती इंदिरा जी बावरी हैं, वो किससे हैं? SC से हैं। तो वो ही खड़ी हो सकती है या और कोई कैटेगरी। अभी वर्तमान स्थिति में देखें, जैसे कांग्रेस प्रत्याशी है शिवरमन जी वाल्मीकि है, जिनका शॉर्ट नेम चिमन लिखा है कोस्ट ब्रैकेट में उन्होंने। उसके अलावा भाजपा से देखें लक्ष्मण राम कलरू हैं। उसके अलावा आप RLP देख लो, कोई भी प्रत्याशी देख लो, वो सारे के सारे SC कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है। जो 34 क्षेत्र, उनमें से एक क्षेत्र मेड़ता विधानसभा भी SC कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो SC कैटेगरी का व्यक्ति ही उस क्षेत्र से नामांकन कर सकता है, बाकी जनरल के नहीं कर सकते। ठीक है, ये बातें लिखी गई है अपने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। फटाफट लिखते जाइए साथ के साथ। अब आगे की बात मैं करूं उससे पहले एक चीज़ की अपेक्षा मैं आपसे भी करता हूं कि आपने राज्यपाल की क्लासें ढंग से पढ़ी होगी। और राज्यपाल की क्लास में मैंने अनुच्छेद 174, 75, 76 तीनों करवाए थे। अब आपने ढंग से पढ़ा, उनको याद किया, उनको रिवाइज किया, तो आपको सब कुछ पता है। नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल।
राज्य विधानमंडल का सत्र सत्रावसान, राज्य विधानमंडल का सत्र सत्रावसान व विघटन। सत्र सत्रावसान व विघटन की बात इस अनुच्छेद में की गई है। देखो, सत्र को आहूत कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा? सत्र को, सत्र या इसे अपन अधिवेशन भी बोल सकते हैं। राज्यपाल सत्र या अधिवेशन को क्या करेगा? आहूत करेगा। ठीक है, यानी बुलाएगा। ठीक है। अब सर एक साल में कितने सत्र हो सकते हैं? तो एक वर्ष में 2 सत्र हो सकते हैं। सर 2 ही क्यों? 2 इसलिए हो सकते हैं, एक वर्ष में 2 सत्र 2 इसलिए होते हैं कि संविधान में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो प्रथम सत्र होगा वर्ष का, या जैसे ही सदन बैठेगा उसका जो प्रथम सत्र है उसकी अंतिम बैठक, प्रथम सत्र अंतिम बैठक, ठीक है, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक व अंतिम सत्र, अंतिम नहीं, आप अगले सत्र को लिखो यहाँ पर, अगले सत्र की प्रथम बैठक। देखिए एक सत्र में कितनी भी बैठकें हो सकती है, और सत्र का तो सत्रावसान होता है, बैठक का स्थगन होता है। ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, अगले सत्र की जो प्रथम बैठक है, इनके बीच का जो अंतर है, ये जो समय का अंतर है वो 6 माह नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सर 1 महीना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 हो सकता है 3, 4, 5 महीने 29 दिन बिल्कुल हो सकते हैं। किसी भी दशा में 6 महीने नहीं होगा। 6 महीने से पहले आपको दूसरा सत्र है उसको आहूत करना ही पड़ेगा। तो 6 महीने की बात जैसे ही आई तो ऑटोमेटिक एक साल में कितने हो गए? 2 सत्र हो गए। सत्रों को कौन आहूत करता है? अपने राज्यपाल महोदय। तो सत्र को आहूत करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ये प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 174 में किया गया है। ठीक है। साल में 2 बार सत्र बैठेगा और उनके बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 भी मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल के संबंध में है। राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण व अन्य कोई संदेश। क्या है? अन्य कोई संदेश। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल जो है सत्र को या अधिवेशन को अभिभाषण दे सकता है, पूरे के पूरे विधानमंडल को अलग अलग सदनों में भी, एक साथ सदन में भी दे सकता है, और अन्य कोई संदेश भी भेज सकता है। जो अभिभाषण की बात है वो तो लिखी गई है 175 के क्लोज 1 में। अन्य कोई संदेश है इसका प्रावधान किया गया है क्लोज 2 में। ठीक है। और अन्य संदेश में वो किसी विचाराधीन विधेयक पर, जिस पर उसको लगता है कि मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, उस पर राज्य के विधानमंडल को या फिर जहाँ पर एक सदन है वहाँ पर विधानसभा को संदेश भेज सकता है। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 175 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 176। क्या आता है? अनुच्छेद 176। 176 भी मैंने करवाया हुआ है आपको, जिसको भी ध्यान है उसको पता होना चाहिए। जिसने मेरी राज्यपाल की क्लासें ली है उसको अच्छे से याद है। यह है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण। और देखो, विशेष अभिभाषण तभी होता है जब कुछ विशेष काम होता है। अभिभाषण, ठीक है। विशेष अभिभाषण कब होगा? तभी होगा जब कुछ विशेष काम होगा। विशेष काम कब होता है? जैसे जनरल इलेक्शन हो गए और उसका सत्र आहूत हुआ, तो वो तो पहला सत्र है, तो 5 साल में पहली बार नया सत्र बैठेगा, नई सरकार आई है, तो उसको अभिभाषण कौन देगा? राज्यपाल महोदय देगा। तो राज्यपाल महोदय, विधानसभा है तो विधानसभा को, और दोनों सदन है तो दोनों सदनों को एक साथ संवैत सदन के रूप में अभिभाषण देगा।
ठीक है। उसके अलावा जब भी नया सत्र बैठेगा उसको भी जो है राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। ये बातें तो लिखी गई है क्लॉज 1 में, अभिभाषण की बात लिखी गई है क्लॉज 1 में, 176 के क्लॉज 1 में। सर फिर क्लॉज 2 में क्या है? देखिए अभिभाषण की बात क्लॉज 1 में है और विशेष अभिभाषण में हाँ इसका एक ही क्लॉज है, सॉरी, ठीक है, 176 का यही क्लॉज है। जो ध्यान रखने वाली बात यही है मेन। अब एक अनुच्छेद और बचा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन देखते हैं अगला अनुच्छेद, ठीक है। इस क्लास का अंतिम अनुच्छेद अब बचा है, वो है अनुच्छेद 177। इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त हो जाएगी। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आएंगे। अनुच्छेद 177 सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि सदन के मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार। सर अब क्या क्या अधिकार है वो भी बता दो। मंत्री को क्या अधिकार है, अधिवक्ता को क्या अधिकार है? एडवोकेट जनरल 165 नहीं याद है तो क्लास में ही मत बैठो, ठीक है। जिसको 165 नहीं याद है, 165 नहीं याद है वो क्लास में मत आया करो। मैंने 4 बार बताया एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, और 164 में मैंने मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी अच्छे से बताया, और सलाह नियुक्ति किस तरीके से होगी वो बात मैंने अनुच्छेद 163 में भी बताई है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, इनर बीइंग पर थोड़ा सोचना चाहिए। अब सर इनके अधिकार क्या? देखो सदन की कार्रवाई चल रही, सदन की कार्रवाई में चाहे मंत्री हो चाहे अधिवक्ता हो, उनको बोलने का अधिकार है, ठीक है, और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। सदन की कोई समिति है, सदन का मतलब चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, सदन की कोई समिति, उस समिति का यदि मंत्री या फिर अधिवक्ता सदस्य है, यानी किसी समिति का ये दोनों सदस्य हैं, तो यह उस समिति में कार्रवाई भी कर सकते हैं और भाग भी, मतलब बोल भी सकते हैं, ठीक है। कार्रवाई में भाग भी लेंगे समिति में और बोल भी सकते हैं। लेकिन अधिवक्ता को एक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार किसको नहीं है? अधिवक्ता को नहीं है। चाहे वो सदन की कार्रवाई हो चाहे वो समिति की कार्रवाई हो, वहाँ ये बोल सकता है और कार्रवाई में भाग ले सकता है। चाहे वो सदन की कार्रवाई हो चाहे वो समिति की कार्रवाई हो, वहाँ मंत्री भी बोल सकता है और कार्रवाई में भाग भी ले सकता है। लेकिन इन भाई साहब को तो मत देने का अधिकार है, लेकिन अधिवक्ता जो है, वो एडवोकेट जो है, उसको मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त हुई। याद रखना अनुच्छेद 177 तक अपन ने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ शब्द हैं जैसे सत्रावसान। सत्रावसान ये क्या होता है? जैसे विघटन। ये क्या होता है? जैसे स्थगन। ये क्या होता है? ये चीज़ें अपन थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके आगे के जो अनुच्छेद है अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।